हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th के मैथमेटिक्स में ठीक है प्रोबेबिलिटी वाले लेशन के आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में आपने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालना सीखा था, जिसमें आपको सैंपल स्पेस निकालना, ठीक है, जो है आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी एकदम निकालना बताया गया था। ठीक है, क्रमचय संचय के बारे में थोड़ा सा बताया गया था आपको। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जो इंटरमीडिएट का मतलब टॉपिक है। इंटरमीडिएट जो अब स्टार्ट हो रहा है, मतलब जहाँ से स्टार्ट है, इससे पहले तो थोड़ा सा 11th का रिवीजन कराया गया था 2 लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में आज जो है इंटर की जो प्रोबेबिलिटी है, जहाँ से स्टार्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो सामने हेडिंग लगी है आपकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी। तो देखिए कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी है उसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे, उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे चालू होती है वो बताएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप समझिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया गया है, क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपके पास जो है यदि ताश के 52 पत्तों में से 3 पत्ते निकाले जाते हैं। ताश के 52 पत्तों में से क्या किए जाते हैं? 3 पत्ते निकाले जाते हैं। ताश की गड्डी से क्वेश्चन है आपके पास। देखो, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लूँ तो देखो, ताश के 52 पत्तों में से 3 पत्ते निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पे ध्यान दो। ताश के 52 पत्तों में से, कितने पत्तों में से? 52 पत्तों में से। कहा जा रहा है ताश के 52 पत्तों में से 52 पत्तों में से 3 पत्ते निकालना। कितने पत्ते निकालना? 3। तो अगर केवल नॉर्मल यही इतना सवाल लगा होता तो विदाउट प्रोबेबिलिटी था, आपके पास अनुकूल परिस्थिति 3, टोटल कुल कितने पत्ते हैं? 52, तो 3/52 निकाल सकते हैं आप सीधे से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया? ताश के 52 पत्तों में से 3 पत्ते निकालने की प्रायिकता दी गई, जबकि कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन देखो, नंबर 1 कंडीशन जो है वो ये है कि तीनों पत्ते क्या हों? किंग हों। तीनों पत्ते क्या हों? राजा हों। ठीक है, पत्तों की जानकारी हमने आपको दी थी। ठीक है, तीनों पत्ते किसके हों? तीनों पत्ते किंग हों, के वाले राजा हों। ठीक, 3 के तीनों पत्ते कैसे हों? किंग हों। ठीक है, 4-5 पार्ट में बताएंगे। दूसरा क्या बताया गया आपको? दूसरा क्वेश्चन जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि एक राजा और एक रानी हो। एक राजा और क्या हो? एक राजा व 2 रानी हो। ठीक है, एक किंग हो और क्या हो? एक रानी हो। तो दो पार्ट ये लगाते हैं, शुरू करते हैं। तीनों पत्ते किंग हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो कुल परिस्थितियां बनी वो कितनी बनी? 52 में से 3 पत्तों का चयन करना। ठीक है, जो कुल परिस्थितियां बनी, फेवरेबल कंडीशन टोटल जो कंडीशन बन सकती है, 52 में से 3 निकालो, कोई भी निकालो, 52 में से 3 पत्तों का चयन करना। तो ये हो गया आपका मतलब कुल परिस्थितियां। ठीक है, कितनी हो गई? कुल परिस्थितियां। ठीक है, तो देखो पहले निकालेंगे कुल परिस्थितियां। कुल परिस्थितियां सबके लिए एक ही चलेंगी। ठीक, देखो कुल परिस्थिति कितनी हो जाएगी? कुल परिस्थिति कितनी हो जाएगी? 52 में से 3 का चयन। 52 में से 3 का चयन। जब सिलेक्शन करना है, क्या करना है? चयन करना है। तो आपको पता है क्या प्रूव करना है? 52C3। ठीक है, कुल परिस्थिति हो गई। अब देखो, ताश की गड्डी में कुल कितने राजा होते हैं? 4 राजा। ठीक है, ताश की गड्डी में कितने राजा होते हैं? 4 राजा। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी हो गई? अनुकूल परिस्थिति ये हो गई 4। अनुकूल परिस्थिति कितनी हो गई? 4। ठीक है, तो जरा देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि 4 राजा चुनने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, 4 में से 3 का चयन करना। अनुकूल परिस्थिति 4 राजा में से 3 ही तो चयन करना है। 4 राजा में से 3 का चयन कितना हो जाएगा आपका? 4C3, है ना? क्या हो जाएगा? 4C3। समझिए बात को,
केवल आपको 52 पत्तों में से 3 पत्ते चुनना है, ठीक है, और जिसमें से तीनों राजा हों, कंडीशन एक ही, तीनों राजा। तो देखो पहले 52 में से 3 पत्ते कोई भी चुन सकते हैं आप, ठीक है, तो वो कुल परिस्थिति हो गई, ठीक। अब अनुकूल परिस्थिति, भाई गड्डी में केवल 4 ही राजा तो होते हैं और 4 में से 3 का चयन करना है, तो 4 में से 3 का चयन कर लिया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कुल परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, मतलब 52C3 नहीं सॉरी, अनुकूल परिस्थिति कितनी है 4C3 बटे में कितना 52C3, ये हो गई प्रोबेबिलिटी आपकी, ठीक है। अब 4C3 को सॉल्व करना जानते हैं सभी लोग, 4 फैक्टोरियल हैं बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल बटे में 52 फैक्टोरियल और बटे 3 फैक्टोरियल और इंटू 52 माइनस 3 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये पहला हो गया आपका। सेकंड पार्ट देखिए, एक किंग और 2 क्वीन हो, 2 रानी, एक किंग का चयन और 2 रानियों का चयन, ठीक है। तो देखो भाई आपके पास कुल परिस्थितियाँ तो वही होंगी, बटे में कितना हो जाएगा 52C3, कितना हो जाएगा 52 में से 3 का चयन, कुल परिस्थिति, ठीक। अब जरा सोचिए, एक राजा का चयन, एक राजा का चयन, ठीक है, 4 में से 1 राजा, 4 राजा 4 रानी 4 गुलाम 4 बात इक्का, ठीक है, सारे 4 पत्ते होते हैं, तो 4 में से 1 राजा का चयन, तो 4C1 हो गया, कितना हो गया 4C1 और गुड़े मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है, 4C1, 2 रानी, तो 4 में से 2 रानी का चयन, मतलब 4C2, ये हो गया आपका कितना। अब सॉल्व कर लीजिए 4C1 और 4C2 को, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक राजा और 2 रानी चुनने की प्रायिकता, एक राजा और 2 रानी चुनने की प्रायिकता कितनी, देखो टोटल 4 राजा, ठीक है भाई, कुल परिस्थितियाँ हो गई 52 में से 3 ही चयन करना है आपको, तो देखो 2 और 1 3 पत्ते चयन हो गए, ठीक है। अब इसमें कहे ये दिया गया है, इसी को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशन है, ठीक है, कि 3 पत्तों का चयन तो करिए लेकिन उनमें से एक राजा हो 2 रानी हो, ये है कंडीशन, तो इसी को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि आपको कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो एक किंग और 2 रानी, एक किंग और कितनी 2 रानी, तो एक किंग चुनना 4 पत्तों में से, 4 राजा होते हैं, 4 में से 1 राजा चुनना, तो 4C1 और 4 रानी में से 4 रानियों में से 2 रानियों का चयन, तो 4C2, ये हो गया आपका सेकंड नंबर, ठीक है। अब थर्ड नंबर बात करूँ अगर, तो थर्ड नंबर में कह रहा है कि सभी एक रंग के हों, ठीक है, थर्ड नंबर जो सवाल है वो कह रहा है सभी एक रंग के हों, सभी एक रंग के हों, ठीक। तो देखो याद रखो कुल परिस्थितियाँ तो यही 52C3 हमेशा होंगी, 52 में से ही 3 पत्तों का क्या करना है चयन करना है, ठीक। अब सभी एक रंग के हों तो ताश में केवल 2 रंग के पत्ते होते, एक काले दूसरे लाल, 26 रंग के काले 26 रंग के कितने लाल, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सभी एक रंग के, तो आप देखो या तो लगाएंगे ना, या तो काले रंग का 3 पत्ते का चयन या तो लाल रंग के पत्ते का चयन, ठीक है। तो देखो कुल परिस्थिति तो आपकी अभी भी वही होगी 52C3, तो ये कुल परिस्थिति हो गई, ठीक है। तो यहां लिखेंगे या तो लाल का चयन, लाल पत्तों का चयन, पत्तों का चयन, या काले पत्ते का चयन, ठीक है। तो जब ये इस तरह की बात होगी, या तो लाल पत्ता या तो मतलब या तो ये काम या तो वो काम, जब इस तरह होगा तो बीच में गुणा किया जाता है, तो लाल पत्ते होते हैं 26, टोटल लाल 26 और प्लस 26, 26 लाल और 26 काले, तो 26 में से 3 का चयन एक तरीका है हो गया, या हो सकता है 26 में से लाल वाले 3 का चयन, मतलब ये हो गया 52C3। बातें समझ में आई कि नहीं, पहले 26C3 भाई आप लाल वाले चुन सकते हैं, तो 26C3 दोनों तरीके हैं, दोनों आप चयन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ और एक मिनट, या तो ब्लैक, देखो या तो 26C3 ऐसे चयन होगा, सुनो गलती होगी गलती, ठीक है, मतलब या तो फिर से लिख लेते हैं, एक मिनट देखिए ये लाइन, सभी एक ही रंग के हों, ठीक है। तो कुल पत्ते कुल रंग के होते हैं 26 रंग के लाल होते हैं, 26 के कितने होते हैं ब्लैक, तो देखो क्या हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी जो होगी 26 में से अनुकूल 26 में से 3 का चयन, 3 काले का चयन, ठीक। और जहां पे या तो भाई कुल परिस्थितियां कितनी है अभी भी 52C3 है, और या तो 26 में से 3 लाल का चयन, 3 लाल का चयन, ठीक।
और बटे में यहाँ काले का चयन था और अभी भी अनुकूल कुल परिस्थितियाँ तो वही है। तो दो अलग अलग काम है। देखो 26C3, तो 26 में से 3 का चयन 26C3 और प्लस इसमें भी वही लगेगा 26C3 बटे एलसीएम का है आपका 52C3। प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए आप, ठीक है। 26C3 को कॉमन करके 1 + 1 1/52C3 लगा दीजिए, लग जाएगा, ठीक है। दोनों हो गया आपका। अब देखो इसके बाद कह रहा है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, कितने का स्क्रीनशॉट लीजिए फट से। चलिए देखिए आगे हो गया। अब आ जाते हैं 5वें नंबर के सवाल पे, इसको हटाए, ठीक। यहाँ से आपको केवल कंडीशन समझा रहे हैं, कंडीशन कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चलती है। तो 4 खंड हो गया, 5वां खंड देखते हैं। चलिए 5वां खंड देखिए। 5वें खंड में कह रहा है कि सभी कार्ड जो है, नहीं चौथा पहले देखिए, 3 तक बताया था, ठीक है। 3 तक बताया था। अब देख लीजिए चौथा, ठीक है। अब देखिए चौथे में अगर देखें तो आप लिखिए सभी कार्ड, नहीं सभी अलग अलग सूट के हों, सभी क्या हों, अलग अलग सूट के हों, ठीक है। जो चौथा नंबर है, नहीं सभी कार्ड एक फेस वैल्यू के हों, सभी कार्ड किसके हों, एक फेस वैल्यू के, सभी कार्ड एक फेस वैल्यू के हों, एक फेस मान के हों। मतलब जो तीनों कार्ड निकाले गए या तो उन पर 1-1 लिखा हो, या तो 2-2 लिखा हो, या तो 3-3 लिखा हो, या तो 4-4 लिखा हो, या तो ऐसे सारे पत्तों के एक ही हो, अगर राजा हो तो चारों राजा हो, ठीक है। तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं जिनकी फेस वैल्यू इक्वल हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब फेस वैल्यू वाला कैसे निकालेंगे। तो देखिए भाई सिंपल सी बात है कि अगर देखें तो आपके पास 4 रंग के पत्ते होते हैं, ठीक है। पहला ईंट, समझो इधर ईंट, पान और फिर क्या, हुकुम, ठीक है। ईंट पान हुकुम और आपका ईंट पान हुकुम और चिड़ी, है ना। मतलब अगर इक्का लिखा तो चारों पे इक्के लिखें, या तो इनका सिलेक्शन, ठीक है। 2 है तो 2 का सिलेक्शन, है ना। ऐसे देखो सब में 4-4 पत्ते हैं, 3 है तो 3 सबके लिए है, ऐसे 4 है, ऐसे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 दहले तक है, ऐसे 4-4 सारे पत्ते, ठीक है। अब देखो 11वां पत्ता किसका होगा, 11वां पत्ता होगा आपका दहला, नहीं दहला हो गया, अब होगा आपका बेगम, है ना। और 12वां पत्ता होगा किसका, बेगम के बाद रानी का, और 13वां पत्ता होगा राजा का, ठीक। तो आप देखो सवाल में ये कह रहा है कि सभी कार्ड एक फेस मान के हों, सभी कार्ड क्या हों, एक फेस वैल्यू के हों। मतलब इनमें से केवल एक रो उठानी है, क्या उठानी है, एक रो। तो टोटल कितनी रो बनेगी, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो मतलब 13 में से पहले एक का सिलेक्शन, 13 में से एक रो का सिलेक्शन, 13 में से एक रो का सिलेक्शन, सबसे पहला काम ये होगा। तो 13 में से एक कॉलम का सिलेक्शन, 13C1। अब उसमें से 4 हैं आपके पास, जैसे 4 के हैं, अब 4 में से केवल 3 को चुनना है, तो 4C3 कितना हो जाएगा, 4C3। कुल परिस्थिति अभी भी 52C3 है, केवल 52 में से 3 ही चुनने हैं आपको, 52 में से कितने चुनने हैं, 3, ठीक है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो टोटल परिस्थिति तो अभी भी आपके पास 52C3 है, लेकिन जो अनुकूल परिस्थिति होगी वो 2 तरीके से चयन करना पड़ेगा। एक तो पहले इन 13 में से एक रो का चयन करो, 13 में से एक रो, तभी फेस वैल्यू बराबर आ सकती है। तो 13 में से एक रो लिया तो या तो ये लीजिए, या तो ये लीजिए, या तो ये लीजिए, कोई भी 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पहले 13 में से, पहले ये लिखेंगे 13 रो से एक रो का चयन, एक रो का चयन हो गया। फिर जिस रो को चयन करेंगे उसमें से 4 में से, भाई जिस भी रो, मान ली ये रो चयन कर ले, ये वाली रो, तो इसमें से 3 ही तो चाहिए 4 में से, ठीक है। तो फिर लिखेंगे क्या, रो से 3, 4 पत्तों से 3 का चयन, 4 पत्तों से, भाई 4 है, 1 2 3 4 है सब में से 3 का चयन, ये हो जाएगा। तो देखो
13 रो में से एक का चयन, ठीक है। 13, देखो इससे पहले वाले में कहा गया था, इससे पहले वाले पार्ट में कहा गया था अलग अलग रंग के हों, तो 26 में से 3 निकाल लो, काम पूरा हो गया। 26 में से 3 निकाल लिया, काम पूरा हो गया। फिर उसके बाद अगला काम हो रहा था दूसरे लाल रंग के लिए। तो याद रखिए कि जब तक काम पूरा ना हो तब तक गुणा किया जाता है, और जब काम पूरा होने के बाद दूसरा काम हो, ठीक है, तो जोड़ा जाता है। याद समझ आए। जैसे इससे पहले वाले जो एग्जांपल उठाया था उसमें मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि मतलब सभी पत्ते एक रंग के हों, ठीक है। तो अगर मैं काले में से तीनों पत्ता निकाल लिया तो आगे काम करने की जरूरत नहीं, तो मतलब 26C3 हो गया था वो, ठीक है। प्लस किया था मैंने, फिर अगर दूसरा काम किया जा रहा है, रेड में से 3 निकाला जा रहा है, तो 26C क्या हो जाएगा आपका, 26C3 हो जाएगा, और रेड निकालने वाला तो वहाँ पे ऐड किया गया था। यहाँ पर क्या होगा उस पर ध्यान दीजिए ज़रा। यहाँ पर होगा ये कि जैसे मैंने क्या कहा कि पहले आप क्या करेंगे, 13 रो में से एक का चयन करेंगे। अब उस रो में से, ठीक है, खत्म नहीं हुआ काम, अभी आपने तीनों पत्ते सेलेक्ट नहीं किए जो 52C3 किया जा रहा है, ठीक है। अभी आपका काम जारी है, पहले रो सेलेक्ट किया, अब उसमें से 3 पत्ते, उस रो से 3 पत्ते निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 13C1 और गुणे 4C3 और बटे 52C3। सॉल्व कर दीजिए, आंसर समझ है कि नहीं है, ठीक है। तो ये थे कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो है कुछ मतलब कुछ एग्जाम्पल थे जिसको मैं आपको समझाना चाहता था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है, ठीक है। सभी कार्ड एक रंग के लिए, तो उसकी कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले आप 13 इन लाइनों में से जो 13 लिखी हैं इनमें से किसी एक लाइन का चयन करिए। एक लाइन का चयन कर लिया, अब उसमें से 3 पत्ते को निकालिए। तो सबसे पहला काम था कि 13 में से एक लाइन का चयन करना और गुणे, अभी काम पूरा नहीं हुआ था तो गुणा कर दिया, ठीक है। फिर 4 में से 3 का चयन करना, अब काम पूरा हुआ तो खत्म हुआ, ठीक है। जबकि इससे पहले वाले में क्या कहा गया था, उसमें यह कहा गया था कि सभी पत्ते एक रंग के हों। तो अगर लाल रंग के पत्ते को निकाल लिएगा तो काम पूरा हो गया ना, तो 26C3 हो गया। फिर दूसरा काम तब होगा या तो फिर लाल वाले का, तो जहाँ पर इस तरीके की वर्डिंग है या तो, ठीक है, तो वहाँ पर धन होता है, प्लस होता है, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये जो एग्जाम्पल मैं समझा रहा था वो एग्जाम्पल अब पूरा हुआ। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम आपको याद शुरुआत करेंगे कि हाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए अब हम दोनों टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम दोनों को हम एक साथ समझाएंगे, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैं पहले लिखूंगा इधर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इस साइड में लिखूंगा मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक। और इस साइड में मैं लिखूंगा, देखो इस साइड में लिखूंगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, दो चीज़ें स्टार्ट करनी है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे समझिए, देखो एग्जांपल, मान लीजिए एक सीढ़ी बनी हुई है ऐसे, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक। कोई लड़की यहाँ पे खड़ी है, कोई लड़का खड़ा है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। वो बी पे जाना चाहता है। कहाँ पे जाना चाहता है, बी पर। तो इसका तरीका क्या है, पहले लड़का कहाँ पर जाएगा, ए पर, या लड़की कहाँ पर जाएगी, ए पर, फिर कहाँ पर जाएगी, बी पर। कहाँ पर जाएगी, बी पर। तो एक स्टेप में काम हो रहा है, सीक्वेंस में काम हो रहा है। कैसे काम हो रहा है, सीक्वेंस से। तो जब काम सीक्वेंस में हो तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी चलती है। क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी चलती है। लेकिन अगर यही लड़की डायरेक्ट बी पर कूद के पहुंच जाए, ठीक है, तो कहा जाएगा कि बी एक घटना है जो घटित हो रही है, ठीक है। डायरेक्ट कहेंगे क्या, बी एक घटना है जो घटित हो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर लिखा है पी बी, ठीक है, पी बी, तो क्या लिखेंगे, बी के घटित होने की प्रायिकता। क्या लिखेंगे, बी के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है। बी के घटित होने की प्रायिकता हो गई डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन यही लड़की पहले ए पर जाए फिर बी पर जाए, पहले ए पर जाए फिर बी पर जाए, ठीक है।
तो क्या होगा आपका, देखो तब लिखा जाएगा कि देखो कहते हैं इसको बी पर जाना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पी बी बाई ए, ये कहलाती है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये क्या कहलाती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो क्या इसको क्या पढ़ेंगे, बी के घटित होने की प्रायिकता, बी के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना ए पहले ही घटित हो चुकी है, पहले ही घटित हो चुकी है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए मतलब बी पर पहुंचने की प्रायिकता जबकि वो ए पर पहुंच चुकी है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ए पर पहुंच चुकी है। ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने के लिए हम इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखो इसी काम को मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में ले जाता हूँ। कहाँ ले जाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। तो क्या होगा, ए और बी मतलब इसमें से ए और बी दोनों के साथ घटित होने की प्रायिकता, मतलब ए पर भी जाए और कहाँ पर जाए, बी पर, ए और बी दोनों घटना घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, यहाँ पर मैं केवल बी की प्रायिकता निकाल रहा हूँ, बी घटना घटित होने की प्रायिकता जबकि ए घटित हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन में निकालेंगे तो बी की घटित, बी और ए मतलब ये लड़की ए पर भी जाए और बी पर भी जाए। ठीक है, तो ए के और बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, तो देखो ये लड़की डायरेक्ट बी पर तो जाएगी नहीं, पहले ए पर जाएगी फिर बी पर जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम कहाँ पर काम करेगा, जब सीक्वेंस में हो काम। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट लिख लेंगे, नोट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम जो है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है तब लगाई जाती है, ऐसे लिख लेंगे, तब लगाई जाती है जब कोई घटना एक सीक्वेंस में हो रही हो। कैसी हो रही है, सीक्वेंस में हो रही हो। ठीक है, ये घटना कैसी हो रही हो, सीक्वेंस में हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम लगाई जाती है। क्लियर है, तो कैसी लगाई जाती है आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता, दोनों के घटित होने की प्रायिकता, मतलब दोनों की घटित होने की प्रायिकता एक साथ। तो पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों घटित हो रही है। ठीक है, तो पहले ये लड़की ए पर जाएगी तो पी ए हो जाएगा। ठीक है, ए पर जाने के बाद बी पर जाएगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और जबकि ए घटना घटित हो चुकी है, ये कहलाती है आपकी क्या, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये क्या कहलाती है आपकी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। समझ में आया कि नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पी बी कर लीजिए तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आप ए बाई बी हो जाएगा, मतलब अब एक घटना घटित होने की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुकी है, तो ये कहलाती है आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये क्या कहलाती है आपकी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर देखो घटना, इस वाले में क्या है, घटना बी की घटित होने की प्रायिकता जबकि, ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम जो है वो सीधे इवेंट की घटना और साथ में कितनी आपकी जो ये वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, देखो पी बी डायरेक्ट बी घटना घटित होने की प्रायिकता, ठीक, पी ए बाई बी ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुकी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये कंडीशनल है या डायरेक्ट है आपकी, तो इस तरीके से आपकी ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? तो अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं सूत्र लिख दूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक, अगर मैं पी ए बाई बी निकालना चाहूँ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुकी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर हम चाहते हैं, ठीक है, ए के घटित बी की घटित होने की प्रायिकता यहाँ पे लिखेंगे, जबकि एक पहले, हाँ, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के घटित होने की प्रायिकता, ए के घटित होने की प्रायिकता, तो इसका सूत्र लिख लेते हैं ना। तो ए के घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, सीधे सीधे हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी
पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में, अरे यही थ्योरम है, देखो यहाँ से पी बी बाई ए निकालना है तो पी ए इंटरसेक्शन बाई बी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अगर लगाएंगे तो देखो पी ए बाई बी, पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में कितना आ जाएगा पी बी, ठीक है। और अगर आपको पी बी बाई ए निकालना है, पी बी बाई ए निकालना है, तब भी पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और साथ में आ जाएगा बटे में कितना पी, मतलब जो घटना पहले घटित हो चुकी है वो नीचे होगी, वो घटना क्या होगी नीचे होगी, बातें समझ में आई, ठीक है। जिसकी जो घटना घटित हो चुकी है वो नीचे होगी हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फार्मूला, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? ये इसी से निकला है। देखो अगर मैं पी बी बाई ए ज्ञात करना चाहता हूँ इसके नीचे भेज दो, अगर मैं पी ए बाई बी ज्ञात करना तो पी बी नीचे भेज दो। समझ में आया कि नहीं है? सेम चीज़ है, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम से ही ये थ्योरम निकली है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ से देखो पी बी बाई ए ज्ञात करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जबकि ए घटित हो चुकी है तो पी ए को नीचे भेज दिया, ठीक है। ऐसे ही वाली देख लो, ठीक है। अगर पी ए बाई बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जबकि घटना बी घटित हो चुकी है तो पी बी को नीचे भेज दो, निकल आएगा आपका। तो ये हो गया आपका है। तो कुछ आपको जो है डिमॉर्गन्स थ्योरम के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एक नोट लिख लेंगे और जब तक कार्य पूरा ना हो जाए, जब तक घटना घटित पूरी ना हो जाए, घटना पूरी ना हो जाए तब तक गुणन प्रमेय, तब तक गुणा किया जाता है, तब तक गुणा किया जाता है, ठीक है। तब तक क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। बातें समझ में आई, ठीक है। अब एक डिमॉर्गन्स लॉ है उसको देख लेते हैं, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ, चलिए देखते हैं डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, बस यही देख लेते हैं, फिर इस पर अब सवाल लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके सवाल लगेंगे, रूल्स पूरे हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल ही लगने हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। देखिए डिमॉर्गन्स लॉ देख लीजिए थोड़ा सा, आपने इसको उसमें पढ़ रखा है, क्या नाम है, जब आपको सेट थ्योरी में डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ाया गया है। देखिए डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, दो लॉ है डिमॉर्गन, डी मॉर्गन लॉ लिखा है आपके नोट्स पे मौजूद होगा, ठीक है। पहला ये है, ठीक है, कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर दिया गया तो आप इसको लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ना, डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये लिखा है अगर, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, इंटरसेक्शन। या दूसरा थ्योरम क्या है कि अगर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी से दिया गया है तो आप ए यूनियन बी कर लीजिए और इसका होल डैश कर लीजिए, ठीक है। ये डिमॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। तो इस डिमॉर्गन्स लॉ पे दो फार्मूले हैं, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी आप ऐसे फाइंड करना चाहें, ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालना चाहें तो क्या निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और यूनियन कितना बी डैश, तो आप इसको लिखेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, आप इसको लिखेंगे 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा आपका पी ए डैश यूनियन बी डैश का, ठीक। ये एक फार्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। और इसी तरीके से इसी डिमॉर्गन लॉ का प्रयोग करके अगर मैं चाहूँ तो पी ए इंटरसेक्शन बी लिखा है यहाँ पर बी डैश, तो आप इसको लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी का होल डैश मतलब 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये भी फार्मूला है आपका, ठीक। ये डिमॉर्गन्स लॉ है आपका। डिमॉर्गन्स लॉ पे ये चीज़ें आपको निकाली गई हैं। एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का एक फार्मूला है, सीधे सीधे एक फार्मूला और लिख लेंगे, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मतलब दोनों या तो ए घटित हो या तो बी घटित हो की प्रायिकता हो जाएगा पी ए और प्लस कितना पी बी, ए घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस बी घटना के घटित होने की प्रायिकता माइनस दोनों के घटित एक साथ घटित होने की प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। एक इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है ये भी। ये देखो तो इतने सारे सूत्र आपको यूज़ करने हैं, ठीक है, इस पूरे एक्सरसाइज में। क्लियर है, ठीक। स्क्रीनशॉट सभी लोग ले दीजिए। चलिए हो गया, ठीक।
तो देखिए यहाँ तक आपके रूल्स जो है पूरे होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके जो है सवाल लिखेंगे एक्सरसाइज के, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोग उतार लीजिए, ठीक।